हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे सिर्फ बात पते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। मोदी सरनेम को लेकर दायर मानहानि केस में सूरत की एक अदालत ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई। राहुल को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने फैसले पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए एजेंसियों ने चौतरफा निगरानी बढ़ा दी है। इस बीच अमृतपाल की काली करतूत भी दुनिया के सामने आ गई है, जिसमें शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों से उसकी भद्दी बातचीत के सबूत मिले हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के मुखबिर की तरह काम करने के आरोपी 8 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया। इसके अलावा अतीक के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी जारी है। और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान सऊदी अरब से कर्ज नहीं मिलने पर भड़क गया है। भड़के पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अचानक अपने राजदूत को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोदी सरनेम वाले विवादित बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया। फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाने के साथ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी, ताकि वो इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सके। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनती की थी। कोर्ट ने 30 दिन, जो कायदे में प्रोविजन है, 30 दिन का टाइम उनको दिया है। इस पूरी सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहता हूँ, इसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। मोदी सब चोर है, ऐसी जो बात थी उसके अनुसंधान में यहाँ सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज जो भी डिसीजन आया, नामदार कोर्ट ने जो भी अपना फैसला सुनाया, कोर्ट का जो निर्णय है, जो फैसला है, उसको मैं स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाते हुए सूरत की अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन बावजूद इसके राहुल के आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। राहुल सांसद हैं और जनता को संबोधित करने का उनका तरीका गंभीर है। इसका बहुत व्यापक प्रभाव है और अपराध में बहुत गंभीरता है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर अभियुक्त को कम सजा दी जाती है तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुआवजा और पेनल्टी का आदेश देना न्यायोचित नहीं लगता, इसलिए न्याय हित में 2 साल के साधारण कारावास की सजा दी जाती है। वहीं इस मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से ऊपरी अदालत में अपील करने का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि वो अगर सजा से राहत पाने में नाकाम होते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा। हालांकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। लोकसभा स्पीकर चाहे तो सीजेएम कोर्ट की दी गई सजा के आधार पर उनकी सदस्यता पर फैसला कर सकते हैं। सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। बाद में कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही 30 दिनों तक उनकी सजा पर रोक भी लगा दी। लेकिन राहुल की संसद की सदस्यता पर संकट के बादल गहरा गए, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 में इसका विस्तार से जिक्र है, जिसके मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा सजा मिलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। इसके अलावा सजा काटने के बाद 6 साल के दौरान चुनाव लड़ने पर रोक का भी कानून है। लेकिन अगर
ऊपरी अदालत दोषी करार दिए जाने पर रोक लगा देती है तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। राहुल के केस में अगर हाई कोर्ट दोषी करार दिए जाने पर रोक लगा दे तो राहुल की संसद की सदस्यता बच जाएगी। धारा 8 का सब सेक्शन 4 दोषी सांसद या विधायक को अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान पद पर बने रहने की छूट देता है, लेकिन इसके बाद किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि 2013 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 के सब सेक्शन 4 को ही रद्द कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि फैसला आने के वक्त ही सांसद या विधायक अयोग्य करार दिया जाएगा। यानी अब लोकसभा के स्पीकर राहुल की अपील पर सेशन कोर्ट के रुख का इंतजार करने को बाध्य नहीं है। जाहिर है अब राहुल गांधी को संसद की सदस्यता बचाने के लिए स्पीकर के फैसले से पहले ही सेशन कोर्ट से सजा पर रोक हासिल करनी होगी। लिहाजा 4 साल से चल रहे इस केस में जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता पर ग्रहण लगता नजर आया, कांग्रेस मैदान में उतर गई और जमकर प्रदर्शन किया। संसद के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कानून में विश्वास रखती है और कानून के तहत ही ये लड़ाई लड़ेगी। हमको मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। जबकि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी सत्य है के नारे लगाए। वहीं देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के नेतृत्व में मोर्चा संभाला और प्रदर्शन करते नजर आए। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये संसदीय लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, व्यक्तियों की लोगों की आजादी को बचाने की लड़ाई है। देहरादून में प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं को बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और गुजरात की अदालत के फैसले के बाद जहां कांग्रेस आक्रामक नजर आई, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की लाइनों को ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई राहुल गांधी का समर्थन किया और मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए लिखा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। जानबूझकर हरास करने के लिए, एक साजिश के तहत अदालत के चक्कर लगवाने के लिए और राजनीतिक हरास करने के लिए ये षड्यंत्र राहुल गांधी जी के खिलाफ हुआ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और इशारों में अदालत के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला है क्या? राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट में पेश क्यों होना पड़ा? दरअसल ये मामला 2019 का है, जब एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस दौरान एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की थी। इनका कहना है कि जिसके भी नाम में, ये बोल रहे हैं साहब, जिसके भी नाम में मोदी लगा है वो सारे चोर हैं। ये कैसी राजनीति है भाई? ये कौन सी राजनीति का स्तर है? राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान के बाद सूरत वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था, जिसकी सुनवाई पिछले 4 सालों से चल रही थी और फैसला आज आया।
लेकिन कांग्रेस इस फैसले को हजम नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह प्रदर्शन करने के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर आए। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा का विरोध किया। राहुल जी संघर्ष करो। वहीं गुजरात कांग्रेस के नेता और वकील शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि राहुल जी को परेशान करने से, जेल की धमकी देने से उनका शासन सलामत रहेगा। अरे जेल में डालने से या परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग? आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और उसके तमाम नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी के 2019 में दिए गए बयान को गलत करार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो राहुल गांधी को शब्दों का सोच समझकर चुनाव करने की नसीहत दे डाली कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से सिर्फ नुकसान ही होता है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। जबकि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने तो यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है, फैसला स्पीकर के हाथों में है। वैसे इसी बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो बदल दी। कांग्रेस ने तिरंगे की जगह राहुल गांधी की फोटो लगा डाली, जबकि फोटो के साथ एक कैप्शन भी लिखा कि डरो मत। वैसे 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह की ओर से लाए गए एक अध्यादेश को फाड़ने की बात कही थी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. ये वही अध्यादेश था जिसके जरिए तब की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटना चाहती थी, जिसमें कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द करने की बात कही गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त इस अध्यादेश को बकवास बताया था। My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. हालांकि अब कांग्रेस इसी मुद्दे पर जंग लड़ रही है, जिसने बीजेपी को उस पर निशाना साधने का मौका दे दिया। अब एक तरफ मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद सियासी गहमागहमी बढ़ गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों ने संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद विपक्ष के दलों ने विरोध जताने का दूसरा तरीका निकाला और संसद से बाहर नारेबाजी करते हुए निकले। यहाँ से विरोधी दलों के सांसद मार्च करते हुए अंबेडकर की प्रतिमा के सामने नारेबाजी करते हुए जमा हो गए। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर भी नजर आए। विरोधी दल के सदस्य जेपीसी की मांग के समर्थन में लगातार नारेबाजी करते रहे और सत्ता पक्ष पर सदन की अवमानना का आरोप लगाया। सदन का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया। ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर विपक्ष की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी चर्चा की गई।
आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम के नेता शामिल थे और इसके अलावा शिवसेना, एसपी, बीआरएस के नेता भी मौजूद थे। बैठक में विपक्षी नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम पर भ्रम दूर किया जाए। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि गलत तरीके से जीतना मंजूर नहीं है। सिब्बल साहब, आज बड़ी बैठक की है आप लोगों ने विपक्षी पार्टियों की, तो जो एजेंडा डिस्कस हुआ है किन किन पॉइंट पर, क्योंकि ईवीएम से तो बहुत पहले से चुनाव होता रहा है, तो जो आप लोगों ने डिस्कस किया कौन कौन पॉइंट से डाउट? देखिए वो पॉइंट्स हम ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास कई बार पूछ चुके हैं और उनको कह चुके हैं कि हमारा संदेह है, और आज तक उन्होंने उस पर कोई सही जवाब नहीं दिया हमारे सोच के इस हिसाब से। और चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देश के कई मंदिरों में विशेष पूजा की गई। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भी कई भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। माता के दर्शन करने के बाद भक्तों ने मंदिर परिसर में भजन कीर्तन किया। बजट सत्र के बीच आज कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। पीडीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 बीघा प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में चल रहे ऑपरेशन का आज छठा दिन है। अमृतपाल अब भी पुलिस की नजरों से दूर है। इस बीच उसकी काली करतूत दुनिया के सामने आ गई है। दरअसल उसके लड़कियों के साथ चैट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिनसे ये साबित हो रहा है कि शादीशुदा होने के बावजूद उसके कई लड़कियों से संबंध थे। अमृतपाल के इंस्टा अकाउंट के स्क्रीनशॉट से साफ है कि वो एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के संपर्क में था। स्क्रीनशॉट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था। इसकी तस्दीक ये स्क्रीनशॉट कर रहा है, जिसमें अमृतपाल सिंह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, लड़कियों की आंख में धूल झोंकने के लिए अमृतपाल अपनी पुरानी फोटो शेयर करता था। इस फोटो में वो बिना दाढ़ी मूंछ के दिखाई दे रहा है। यानी दुनिया के सामने खुद को संत की तरह पेश करने वाले अमृतपाल का यही असली चेहरा था और वो धर्म की आड़ में कई लड़कियों के जीवन से खेल रहा था। वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह सिख धर्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता था। वो पंजाब के युवाओं को ड्रग्स के भंवर से निकालने के लिए अभियान चलाने की भी बात करता था। लेकिन सच्चाई ये है कि वो ड्रग्स के काले कारोबार से भी जुड़ा था। अब तक की जांच में अमृतपाल के ड्रग्स माफिया के साथ कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल जिस मर्सिडीज कार से घूमता था वो उसे ड्रग माफिया रवेल सिंह ने गिफ्ट की थी। रवेल सिंह नशा तस्करी में भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने दावा किया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी रवेल सिंह की मदद से पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। दावा ये भी है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स पंजाब में हथियारों की सप्लाई भी करा रहे थे और अमृतपाल की एंट्री के बाद इसमें इजाफा हुआ था। खुफिया सूत्रों ने अमृतपाल सिंह के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से रिश्तों का भी दावा किया है। रवेल सिंह ने मर्सिडीज कार हरियाणा के एक व्यापारी से इसी साल जनवरी में खरीदी थी। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर उसी मर्सिडीज कार में बैठकर पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचे थे। और खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। अमृतपाल से जुड़े इन बैंक अकाउंट्स का संबंध पंजाब के माझा और मालवा से है। अब जांच एजेंसियां देश में खोले गए खातों के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। साथ ही खाता कब खोला गया, पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, इस बात की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां इन खातों में विदेश से रकम कब आई, किन किन देशों से पैसे आए और ट्रांजैक्शन कहां हुआ, इस बात का भी पता लगा रही हैं। इसके अलावा खाते किसके नाम पर खोले गए और उन्हें कौन ऑपरेट करता था, इस बात की भी पड़ताल की जा रही है। बैंक खातों के अलावा जांच एजेंसियां वारिस पंजाब दे और AKF के मेंबर्स की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। इस बीच ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह खंडा को गिरफ्तार किया गया है। खंडा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर है और अमृतपाल का हैंडलर है। वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी परमजीत सिंह पम्मा का भी खास है। सूत्रों के मुताबिक खंडा और अमृतपाल सिंह ISI के साथ मिलकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे।
अवतार सिंह खड्डा से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। परमजीत सिंह पम्मा का वो साथी था जो कि खालिस्तानी आतंकी है और उसी के कहने पर उसने अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी थी भारत आने से पहले। उसके पहले वो जॉर्जिया भी गया था अमृतपाल सिंह, वहां पर भी ट्रेनिंग ली थी और जितने भी फंड से आईएसआई के परमजीत पम्मा के साथ मिलकर अमृतपाल सिंह मैनेज कर रहा था। भारत को दहलाने की जो है इनकी पूरी साजिश थी, पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश थी। खन्ना को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि अमृतपाल और किरणदीप कौर की शादी भी एक साजिश का हिस्सा थी। अमृतपाल और किरणदीप कौर की जो शादी हुई है वो भी एक साजिश के दौरान करवाई गई है, क्योंकि अमृतपाल सिंह का सारा फंड जो है वो किरणदीप कौर जो है वो हैंडल करती थी। 2020 में किरणदीप कौर जो इसकी पत्नी है वो पकड़ी गई थी खालिस्तान कनेक्शन में, वहीं लंदन में। कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू भी अवतार सिंह खन्ना के दिमाग की ही उपज था, जिसने वारिस पंजाब देश संस्था की नींव रखी थी। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल ने वारिस पंजाब देश संस्था की कमान संभाली। अमृतपाल सिख युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उस पर शिकंजा कसा गया, लेकिन वो पुलिस की सोच से कहीं ज्यादा शातिर निकला। इसीलिए हुलिया बदलकर पिछले 6 दिनों से जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा है। भगोड़ा अमृतपाल लगातार हुलिया बदल रहा है। मंगलवार को अमृतपाल की एक तस्वीर सामने आई जिसमें उसका हुलिया बदला हुआ है। उसने दाढ़ी कटवा ली है, पारंपरिक सिख बाणा उतार दिया है और पिंक रंग की पगड़ी में नजर आ रहा है। इस बीच अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा देकर जिस बाइक से भागा था उसे जालंधर से 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके से बरामद कर लिया गया। यहाँ बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली। इस बीच भगोड़े अमृतपाल का एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें वो स्कूटर ठेले पर बाइक ले जाते हुए दिखा। दरअसल अमृतपाल की बाइक का तेल खत्म हो गया था, जिसके बाद उसने बाइक को स्कूटर ठेले पर रखा। इस दौरान ठेले पर गुलाबी पगड़ी और काला चश्मा लगाए अमृतपाल भी दिखाई दिया। अमृतपाल अब तक फरार है, लेकिन पुलिस अब उसके मददगारों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने अमृतपाल को बाइक समेत जरूरी सामान मुहैया कराने वालों की पहचान कर ली है और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने अमृतपाल सिंह को फरार होने में मदद की थी। आपको देखो इनका जो रोल था चारों का, इसमें जो लॉजिस्टिक्स जो प्रोवाइड की इन्होंने, लाइक मोटरसाइकिल प्रोवाइड की है, फिर कार प्रोवाइड की है, उसमें इनका रोल था। और इस बीच पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया। गोरखा बाबा खन्ना के मलौद थाने के मंगेवाल गांव का रहने वाला है। वो अक्सर अमृतपाल के साथ रहता था और अजनाला केस में भी नामजद है। बताया जा रहा है कि वो अमृतपाल का गनमैन हुआ करता था। सूत्रों के मुताबिक तेजिंदर के साथ गए 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस लगातार अमृतपाल को मदद पहुंचाने वाले लोगों पर शिकंजा कस रही है। उससे जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं। इस बीच 2 और मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी मदद से अमृतपाल पुलिस की नजरों से दूर चला गया था। कि 2 और मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल है और दूसरा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। आपको बता दें कि इन्हीं की मदद से अमृतपाल फरार हुआ था। बुलेट मोटरसाइकिल पर अपने साथियों के साथ जाते हुए आगे रुककर उन्होंने एक शख्स से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बंदूक के नोक पर छीना था। उसके बाद जो है वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। अमृतपाल और उसके संगठन वारिस पंजाब दे पर शिकंजा कसने के ऑपरेशन में अब तक पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर अमृतपाल की मदद करने का आरोप है। करीबियों पर शिकंजा कसने के साथ अमृतपाल की तलाश भी तेज कर दी गई है। जानकारी मिल रही है कि वो देश में ही है, इसलिए 8 राज्यों की पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। इस बीच उसकी आखिरी लोकेशन हरियाणा में मिली है। जानकारी मिल रही है कि 19 और 20 मार्च को अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद में रुका था। खबर ये भी है कि शाहबाद से एक महिला को हिरासत में लिया गया है। 19 तरीक ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। संभावना है कि अमृतपाल शाहबाद से यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड जा सकता है, इसीलिए उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि अमृतपाल की तलाश में 8 राज्यों की पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमृतपाल विदेश न भागने पाए, इसके लिए पहले से ही पाकिस्तान और नेपाल से सटे बॉर्डर पर बीएसएफ और एसएसबी अलर्ट पर हैं। अटारी बॉर्डर पर उसकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए गए हैं।
और इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है कि भगोड़े अमृतपाल का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी वीडियो में अमृतपाल को शाहबाद में देखा गया है। हरियाणा के शाहबाद से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। छाता लेकर जो शख्स जाता दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि वो अमृतपाल है और ये सीसीटीवी फुटेज हरियाणा के शाहबाद से सामने आई है। इस फुटेज में आप देखिए एक काला छाता लेकर जो शख्स जा रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है कि वो अमृतपाल है। और इस बीच खबर सामने आ रही है कि भगोड़ा अमृतपाल सिंह आईएसआई से सीधे संपर्क में था। पाकिस्तान से ही अमृतपाल सिंह को पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को फिर से भड़काने के निर्देश मिलते थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में पंजाब सरकार को आगाह भी किया था। दरअसल अमृतपाल सिंह पर आईएसआई की नजर 2021 में पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के एक नेता के जरिए आईएसआई ने अमृतपाल से संपर्क किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को दिसंबर 2021 में अमृतपाल के आईएसआई से लिंक का इनपुट मिला था, जब उन्हें आईएसआई के एक हैंडलर से अमृतपाल की बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली थी। इस रिकॉर्डिंग में वसीम राणा नाम से बात करने वाले आईएसआई अधिकारी ने अमृतपाल को सिख युवकों को अपने साथ जोड़ने का निर्देश दिया था। अमृतपाल को सिख युवकों को एक आदेश पर सड़कों पर आने के लिए तैयार करने को भी कहा गया था। साथ ही सामाजिक मुद्दों को उठाकर पंजाब के लोगों की भावनाएं भड़काने के निर्देश दिए गए थे। अमृतपाल को सीधे खालिस्तान की बात करने की बजाय सिख धर्म से जुड़ी बातों पर जोर देने की सलाह दी गई थी। जानकारी ये भी मिली है कि अमृतपाल का चाचा हरजीत सिंह भी पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े के संपर्क में था। दरअसल ये सारी कवायद अमृतपाल को एक बड़े खालिस्तानी नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए की गई थी। अमृतपाल को जरनैल सिंह भिंडरावाले की तर्ज पर तैयार करने की योजना थी। इसीलिए वसीम राणा से अमृतपाल की कई बार बात भी हुई थी। और खास बात यह है कि इस बारे में केंद्रीय एजेंसियों ने पंजाब सरकार को रिपोर्ट भी भेजी थी। वहीं एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे की चेतावनी का मुंबई में बड़ा असर देखने को मिला। राज ठाकरे ने कल माहिम में बनी एक अवैध दरगाह का वीडियो जारी किया था और उसे तुरंत हटाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पुलिस माहिम में उसी दरगाह वाली जगह पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस मुद्दे को राज ठाकरे ने सबसे पहले उठाया था। उनका कहना था कि ये दरगाह पहले नहीं थी, लेकिन अब अवैध रूप से इसे बनाया गया है, जिसको लेकर आप देखिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। माहिम में दरगाह को समंदर के बीच में बनाया जा रहा था। हैरानी इस बात की है कि यहाँ से सागरी पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर है, लेकिन पुलिस वालों को अवैध निर्माण की भनक तक न थी। ये आप देखिए, ये सागरी पुलिस स्टेशन है। सागरी पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे निर्माण कार्य चल रहा था, जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि पुलिस के नाक के नीचे ये पूरी जो है कार्रवाई एक तरह से अवैध निर्माण की जा रही थी। सुबह जब प्रशासन की टीम अवैध दरगाह को तोड़ने पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस दरगाह को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। पुलिस ने सबसे पहले दरगाह के पास से लोगों को हटा दिया और फिर अपनी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद जेसीबी मशीनें पानी में उतरी और उसी जगह पर पहुंची जहां पर समंदर के बीचों बीच दरगाह को बनाया गया था। ये तस्वीरें माहिम दरगाह से कुछ मीटर दूर समुद्र में स्थित एक मज़ार की हैं, जिसे आज सुबह सुबह कलेक्टर के दिशा निर्देश के बाद जो तोड़ा कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है और तोड़ा कार्रवाई है फिलहाल पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने कुछ ही देर में अवैध निर्माण को तोड़ दिया। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने पुलिस के अधिकारियों से इस अवैध निर्माण को लेकर बातचीत करनी चाहिए तो वो सवालों से बचते दिखे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि इस वक्त तोड़क कार्रवाई चल रही है और जो है पुलिस रोका है। चलिए देखिए, डीसीपी हैं मनोज पाटिल, इनका कहना है कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। दरअसल राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर 1 महीने के भीतर दरगाह नहीं तोड़ी गई तो वो उसी जगह पर गणेश जी का मंदिर बनवाएंगे, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के घर पर जो बैठक चल रही थी कांग्रेस के नेताओं की, वो बैठक खत्म हो गई है और सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। आज जब राहुल गांधी सूरत से वापस दिल्ली लौटे तो आते ही कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ उनकी ये बैठक हुई। अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के घर पर चल रही ये बैठक खत्म हुई है, जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी।
वहीं उमेश पाल हत्याकांड में कथित तौर पर अतीक अहमद से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जी मीडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये ऑडियो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा है। इस ऑडियो में अतीक अहमद ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि वो भी मौके पर पहुंचना चाहता था, लेकिन कुछ सोचने के बाद ना जाने का फैसला किया। वहाँ हमारा भी मन चाहा कि हम कूद के पहुंच जाएं, और पहुंचने में देर नहीं थी, लेकिन हम मसलहतन नहीं गए। जबकि इसी बीच यूपी पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई। अतीक अहमद और करीबियों के मददगार पुलिसकर्मियों पर भी योगी सरकार का शिकंजा कसने लगा। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि प्रयागराज में तैनात कई पुलिसकर्मियों पर अतीक अहमद के लिए मुखबिरी करने का शक जताया जा रहा है, और इसी शक की वजह से प्रयागराज में तैनात 8 पुलिसकर्मियों का फौरन तबादला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिन पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है, उनमें एक इंस्पेक्टर और 3 दरोगा भी शामिल हैं। धूमनगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर वजी उल्लाह का ट्रांसफर कर दिया गया है। करेली थाने में तैनात दरोगा इब्रार अहमद को सीतापुर भेज दिया गया है, जबकि दरोगा समी आलम को मेरठ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भेजा गया है। आरोप है कि इन तमाम पुलिस वालों के अतीक अहमद और उसके गिरोह के साथ नजदीकियां थी। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वो अतीक के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी जानकारियां लीक कर रहे हों। लिहाजा इसी शक में इन 8 पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस वालों के साथ अतीक अहमद के करीबियों पर भी गाज गिरनी शुरू हो गई है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। आज इसी कार्रवाई के तहत पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम बुलडोजर लेकर बख्शी इलाके पहुंची। यहां अतीक के करीबी की 20 बीघे से अधिक जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ढहा दिया गया। जानकारी के मुताबिक पीडीए से लेआउट लिए बगैर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कुल 300 बीघे में प्लॉटिंग की गई है और बाउंड्री वॉल बना दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी की योगी सरकार अतीक गिरोह से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर्स पर शिकंजा कस रही है। अतीक गिरोह को आर्थिक मदद देने वाले प्रॉपर्टी डीलरों की पहचान कर ली गई है, जिसके बाद अतीक गिरोह से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद की पत्नी की तलाश में भी जुटी है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। अतीक के करीबी रिश्तेदारों के घर की 3 महिलाओं से हो रही पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच की महिला यूनिट तीनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की लोकेशन को लेकर इनसे सवाल किए जा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता सबसे पहले कहां गई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए इनाम है। शाइस्ता पर आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में वो भी शामिल थी। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर इन दिनों उनके प्रशंसक और परिवार वाले काफी चिंतित हैं। इसकी वजह उन्हें मिला धमकी भरा ईमेल है, जिसकी जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी और सलमान खान को मिले धमकी भरे ईमेल का ब्रिटिश कनेक्शन पाया। पुलिस के मुताबिक भेजे गए ईमेल का अकाउंट यूके में एक मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। पुलिस अब उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसके नाम पर नंबर दर्ज है। हालांकि जांच एजेंसी को अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। धमकी भरे ईमेल के मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित बराड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और सलमान के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चाय नाश्ते के एक कैफे में कुछ दबंग युवक महिलाओं से छेड़खानी करने लगे। लोगों ने जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और जमकर बवाल मचाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आरोपी कैफे पर तोड़फोड़ करते दिखे। इस दौरान उन्होंने पत्थरबाजी भी की। आरोपी काफी देर तक खुलेआम बवाल मचाते रहे। हंगामे की वजह से इस इलाके में लोगों की भीड़ भी दिखी, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। आरोपी जो कुछ पा रहे थे उसे फेंक कर मार रहे थे। इस हमले में कई लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाकर उनकी पट्टी करवाई गई। बताया जा रहा है कि यूपी 78 नाम के कैफे में कुछ दबंग चाय पीने आए थे और जब उन्होंने वहां महिलाओं को देखा तो उनसे बदसलूकी करने लगे, जिसके बाद ये हंगामा हो गया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार से लापता हुआ सारस आखिरकार मिल गया है। कल सारस के लापता होने पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा था।
और सारस के लापता हो जाने के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए चेतावनी दी थी, सरकार सारस को तत्काल खोजे, नहीं तो पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। वहीं जब आज सारस मिला तो अखिलेश यादव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ट्वीट कर सारस के मिलने की जानकारी दी। साथ ही सारस को बचाने वाले शख्स का वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ लोग सारस को खाना खिलाते दिखे। हालांकि इस दौरान सारस को खाना खिला रहा एक शख्स वन विभाग पर सवाल उठाते भी दिखा। बच्चे बिहार वाले नहीं समझ पा रहे हैं, कुत्ता खाए डाल बेचारे का। सारस के मिलने के बाद भी अखिलेश यादव के तेवर कम नहीं हुए। बुधवार को वन विभाग की टीम ने सारस को आरिफ से अलग कर दिया था। वन विभाग की टीम आरिफ के घर पहुंची थी और उसके पास से सारस को ले जाकर रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में छोड़ दिया था, और जिसके बाद आरिफ और सारस एक दूसरे से बिछड़ गए थे। एक नया मोड़ उस वक्त आया जब रायबरेली के पक्षी विहार से सारस के लापता होने की जानकारी मिली। इस खबर ने आरिफ को अंदर तक दुखी कर दिया, लेकिन गनीमत है कि सारस मिल गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। सारस भले ही मिल गया है, लेकिन सारस को लेकर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रेम से बड़ी सत्ता और कोई नहीं हो सकती। भाजपाई अगर समय रहते ये समझ लें तो शायद उनके अंदर की नफरत कुछ कम हो जाए। अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश सत्ता जाने से बौखला गए हैं। देखिए, मुझे लगता है श्री अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में, वो सत्ता के बिना बेचैन है। मुझे जो लगता है, राजनीतिक दृष्टि से मैं भी जो समझ रखता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अखिलेश के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और इसीलिए वो सारस जैसे मामलों पर राजनीति कर रहे हैं। देश में एक बार फिर कोरोना ने जैसी रफ्तार पकड़ी है वो डराने वाली है। अचानक कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में उछाल के बाद इससे बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत फिर से महसूस की जाने लगी, क्योंकि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1300 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में नए मरीजों की यह संख्या बीते 140 दिनों में सबसे अधिक है। इसके साथ ही इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7605 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में एक मरीज की मौत भी हुई है। बताया गया कि 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मरीज 159 महाराष्ट्र में मिले हैं, जबकि इसी दौरान गुजरात में कोरोना के 148 नए मरीज मिले। राहत की बात यह है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79% है। सऊदी अरब में रमजान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। बीते दिन मक्का में चांद देखने के लिए लाखों की तादाद में नमाजी पहुंचे। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बावजूद 3D रॉकेट ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। दक्षिण कोरिया के साथ जारी युद्धाभ्यास में अमेरिका के युद्धपोत भी शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया को सैन्य शक्ति दिखाते हुए दोनों देशों के 30 युद्धपोत और 70 लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। अमेरिका में टिकटॉक बैन की अटकलों के बीच टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजर्स के मुताबिक अगर ऐप बैन होती है तो उनकी आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में राहत बचाव के काम में लगा एक रेस्क्यू वर्कर नाटकीय अंदाज में घायल हो गया। पेरू में नदी किनारे बसे इलाकों में भूस्खलन होने की वजह से कई लोग लापता हो गए थे। इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू वर्कर रस्सी के सहारे नदी के नीचे गया था। ये वर्कर ऊपर पहुंचने ही वाला था कि तभी इस पर एक फ्रीजर गिर गया। फ्रीजर इतना भारी था कि इसकी टक्कर के बाद ये वर्कर अचेत हो गया। हालांकि दूसरे रेस्क्यू वर्कर्स ने उसे तुरंत ऊपर खींचा और नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। Esto al colega de que él era el último ya que estaba subiendo, de los 3 que habían descendido, ¿no? Y a mitad de altura es donde se desprende esa congeladora y gracias a Dios no le ha caído de lleno, de costado y no le ha podido ocasionar daños graves. अपने सहयोगियों की मदद से इस बचाव कर्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं तेज बहाव की वजह से पेरू की राजधानी लीमा में नदी के किनारे बने घरों को खाली कराने का आदेश भी दिया गया है।
अब डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान बौखलाहट में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने लगा है। पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब से अपने राजदूत को वापस बुलाने पर विचार कर रही है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी राजदूत अमीर खुर्रम राठौर से नाराज हैं। लिहाजा खुर्रम को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि सच तो ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बिना ब्याज के कर्ज देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब से नाराज चल रही थी। यही नहीं, अमीर खुर्रम राठौर भी सऊदी अरब से अपने देश को कर्ज दिलवा पाने की कोशिश में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उन पर गाज गिर रही है। साथ ही पाकिस्तान की सरकार इस फैसले के जरिए ये दिखाना चाहती है कि सऊदी अरब ने बिना ब्याज के कर्ज न देकर उसका विश्वास तोड़ा है। वहीं कश्मीर पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सबके सामने आया। घाटी में हुए आतंकी हमलों में अपनी जान बचाने वाली बुशरा महजबीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश किया और कश्मीर में दहशतगर्दों का असली चेहरा सबके सामने रखा। In 2003, my sister Nusrat Bano was brutally killed by militants and I was shot multiple times in my arm. Life has never been normal since that day. बुशरा ने बताया कि घाटी में हो रहे बदलावों की वजह से अब लोग बाहर आकर आतंकवाद के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। Today we are willing to speak up and soon. More families are expected to come forward sharing their experiences as stability and prosperity returns to the valley. We spent decades in anonymity. दहशतगर्दों की सच्चाई बयां करने के साथ बुशरा ने ये भी बताया कि कश्मीर में आतंकवाद से ध्यान हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ फैलाया जाता है। Throughout these years, the information vacuum was exploited by visited interested, giving a false impressions of the developments in Kashmir, as distracting the focus away from the perpetrators of terror. कश्मीर में मानवाधिकार पर भारत को ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने भी आईना दिखाया। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को लेकर चिंता जाहिर की गई और पाकिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास ने इस्लामाबाद को एक रिपोर्ट भेजी है और इसमें अमेरिका की चिंता का जिक्र किया है। इसके साथ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस नाम की एक रिपोर्ट भी साझा की है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की मिलिट्री को लेकर अमेरिका ने वही लिखा जो भारत बरसों से कहता आ रहा है। जी न्यूज़।